वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग 9 सितंबर को होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में अच्छा ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बाकी बोर्ड्स के लिए भी वैलिड है अदर देन सीबीएसई, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी वैलिड है। सो जस्ट दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ऐसा हम कह सकते हैं सीबीएसई और अदर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है सैंपल पेपर नंबर 5 एंड पार्ट 1, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो सैंपल पेपर 5 पार्ट 1, तो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 10, वो इसमें शामिल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्रेडिट गोज टू केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन। पहला सवाल है, विजिबल होगा आई थिंक। 2 point charges q and minus 2q are kept d distance apart। हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जो डेटा अंडरलाइन करते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज q, q के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है लोकेशन पॉइंट की, at which potential due to this system of charges is 0, जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव में होता है पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में होता है। ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पॉइंट की डिस्टेंस q से, जो कि मैग्नीट्यूड में छोटा है, कम होगी, क्योंकि फॉर्मूला है k3/r, और -2q जो कि मैग्नीट्यूड में बड़ा उससे ज्यादा होगी। सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? जवाब आप निकाल सकते हैं। रेशियो क्या रहेगा डिस्टेंस का, क्योंकि आपको जो जवाब देना है वो इन टर्म्स ऑफ d देना है। तो आप वीडियो पॉज करके जवाब निकाल लीजिए। मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। QA को Q मान लिया हमने, यहाँ पर Q है, यहाँ -2Q है, और माना कि वो पॉइंट जो है d डिस्टेंस पर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा d - x। कैंसलेशन होगा, नो डाउट ये पॉइंट जो है ये B के ज़्यादा पास होगा और A से दूर होगा। डायग्राम में ऐसे दिखाया हमने पर। तो पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से 0 है, तो हमने दोनों के पोटेंशियल को ऐड करके अलजेब्रिक सम 0 किया, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है d/3, यानी A के पास होगा, B से दूर होगा। ये मैंने गलत बना दिया था, यहाँ इसके पास नहीं, सॉरी, A के पास B से दूर, जो बड़ा चार्ज है उससे दूर, क्योंकि फॉर्मूला है k3/r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। वैसे पोटेंशियल की जगह फील्ड भी आपसे पूछ सकते हैं, फोर्स भी पूछ सकते हैं। नेम द EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात है, यूज फॉर स्टडीइंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के जो काम आ रही है ऑफ सॉलिड्स। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपको बतानी है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए सीधे दिमाग में बात आनी चाहिए, साइंटिस्ट ब्रैग ने एक्सरे भेजी थी निकल क्रिस्टल पर, उसको स्टडी करने के लिए। तो किसकी बात हो रही है आपके समझ में आ गया होगा। और एक्सरे की वेवलेंथ किस रेंज की होती है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, दोनों में से एक पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। तो सपोज मुझे वेवलेंथ याद है, एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है 10⁻⁻10, तो मैं 3 × 10⁻8 यानी c को डिवाइड करूंगा 10⁻10 से, तो आई विल गेट फ्रीक्वेंसी। और रेंज पूछिए ये, तो बच्चों 2 पावर का डिफरेंस बैठेगा, है ना। 2 पावर के डिफरेंस से आप रेंज उसको बना सकते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, और में है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड गामा रेज। अब एक्सरेज बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जब यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में, इसको आप पढ़ते हैं जेई एडवांस में, ठीक है, एक्सरेज को डिटेल में पढ़ते हैं, और इधर ये सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में हम खाली इतना जानते हैं, सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज। तो मेन डिफरेंस क्या है, गामा रेज। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इनसे भी ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। एक्सरेज आर यूज्ड, पहले पार्ट का आंसर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेंज 2 पावर की जगह बहुत ज्यादा आ रहा है ना, 16 से कहाँ चले गए, 21 में चले गए। अगर आपको याद है अच्छी बात है, पर अगर आप आंसर इस तरह से लिखते हैं
कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ को आपने डिवाइड किया वेवलेंथ, क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने फॉर्मूला यूज किया न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। c होता है न्यू लैम्डा के बराबर, दिस इज लैम्डा नॉट x। सो ये मैंने लैम्डा 10⁻⁻10 रखा। सो व्हाट वी गेट 10⁻18। अब 18 में आप चाहे तो 2 जोड़ दें आगे तो 20 तक हो जाएगा, 2 कम कर दें तो 16 तक हो जाएगा। तो इस तरह से है ये, तो उस तरह से रेंज आप बना सकते हैं। अगर 4 का नहीं लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं तो भी चलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक्स-रेज आर एमिटेड व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सम आउटर शेल टू द इनर शेल। होता क्या है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाकर टक्कर मारता है, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेता है और वहां से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। जब वो वापस लौटता है ग्राउंड स्टेट में तो एक्सेस ऑफ एनर्जी वो लिबरेट करता है इन फॉर्म ऑफ एक्स-रेज, वही यहाँ पे बताया। और गामा रेज में क्या है, इन एन एटम ऑफ हैवी एलिमेंट जिसका Z हाई है, रेडियो एक्टिव हो जाता है वो किसी तरह की अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो गामा रेज निकलती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। एक्चुअल में पहले अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल में से कोई एक या दोनों निकलेंगे, फिर जाकर गामा रेज निकलेंगे। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आप चाहे तो इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करें, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें, चाहे तो वेवलेंथ के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें। एनर्जी के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि गामा रेज में एक्स रे से ज्यादा एनर्जी होती है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी बात किसकी चल रही है, YDSE की बात चल रही है। कई बार तो इसमें सिर्फ YDSE लिखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जगह, तो आपको इसको पहचानना है बच्चों किस नाम से, वेल नोन है। कई बार देखेंगे क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा रहेगा YDSE। The slits are separated by, slits के बीच की दूरी जिसको हम small d से दिखाते हैं 0.28 मिलीमीटर, and the screen is placed 1.4 मीटर away, मीटर क्या ऑलरेडी कैपिटल D है आपके पास। The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe, अब central से fourth bright fringe तक जाना है तो कितना आ गया, 4 बीटा आ गया क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इज मेजर टू बी, वो डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, वो मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चन में। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो लैम्डा यूज हुआ है, फॉर्मूला आप जानते हैं, वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा होती है लैम्डा यानी वेवलेंथ टाइम्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए, कॉन्फिडेंस तो उसी से आने वाला है। और मैं जो है सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। सो हियर इज द सॉल्यूशन। ये डेटा दिया हुआ हमने लिख लिया, उसको यूनिट जो है SI में कन्वर्ट किया हमने मीटर में, ये ऑलरेडी मीटर में है कैपिटल D। Y 1.2 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में बदला 10⁻²। n इक्वल टू 4 रखा है, चौथी ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है और लैम्डा हमें निकालना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस हम जानते हैं, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं लैम्डा d/d। तो यहाँ से बीटा का फॉर्मूले का ही फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पे यूज किया, तो लैम्डा को हमने इस फॉर्मेट में लिखा। तो अब चॉइस आपकी है, अब चाहे तो बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d से 2 स्टेप में जाएं या सिंगल स्टेप में, यहाँ से आप आंसर निकाल लें। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Is the resistance of an ammeter greater than or less than that of galvanometer, जिससे उसको बनाया गया ना, of which it is formed। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए अमीटर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से होकर सारी करंट जाए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आप प्रैक्टिकली पता करते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रैक्टिकल का, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गिवन गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना, तो वो आपको 50 ओम से 100 ओम के बीच मिलता है, 50 to 100 ओम इन बिटवीन, ये आपको वो रेजिस्टेंस मिलता है। अब आपको अमीटर बनाना है, यानी आपको करंट उससे नापनी है, सारी की सारी जो जा रही है, ये सारी की सारी करंट उसमें से होकर जानी चाहिए, तभी तो नाप पाएगा। तो उसके लिए जरूरत इस बात की आ गई है कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, एज मिनिमम एज पॉसिबल। और कितना कम हो, तो जिस रेंज का अमीटर बनाना है उसके हिसाब से कम हो। अगर हमें एम्पियर में करंट नापनी, ज्यादा करंट फ्लो होनी चाहिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा कम होना चाहिए। अगर मिली एम्पियर कम करंट फ्लो होनी है तो रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, नहीं ज्यादा होएगा, यानी मिली अमीटर का रेजिस्टेंस अमीटर से ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो जवाब इसका
आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी मैं आंसर बताऊंगा। मैंने जो बात थ्योरी बताई है उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लीजिए। ऑप्शन में है व्हाई डू टू स्ट्रेट पैरेलल मेटालिक वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर। दो स्ट्रेट मेटालिक वायर्स हैं जो कि पैरेलल रखे हैं, कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज एक में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, दूसरे में जा रही है नीचे की तरफ, तो इनकी टेंडेंसी है रिपेल करने की। जबकि करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक सेंटेंस भी तैयार किया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जहां भी कुछ अंतर होता है हमारा दिमाग याद रखता है उसको, जहां सिमेट्री होती है वहां भी याद रखता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ये हर बच्चा जानता है, बट लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ क्या है, डिसलाइक या अनलाइक करंट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, दे विल रिपेल ईच अदर। तो पूछे क्यों, ऐसा क्यों है, रिपेल क्यों करते हैं? तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा अराउंड दिस वो इस तरह से होगा, और इसकी वजह से जो होगा वो इस तरह से होगा। तो ये अपोजिट पोल्स बनेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम सिमिलर पोल्स बनेंगे तो रिपेल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आप अपने, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस के लिए, फिर देखते हैं हम एक्चुअल आंसर्स। The resistance of an ammeter is always less than that of galvanometer, of which it is formed. हमेशा कम होगा, हमेशा। और वोल्ट मीटर में क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। आइडियली इनफाइनाइट होता है, इसका आइडियली जीरो होता है। The current through one metallic wire produces magnetic field and the other parallel current carrying metallic wire experiences force due to this magnetic field. इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ एम्पियर में भी यूज किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए लेंस, कोई लेंस है व्हेन इमर्ज्ड इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, किसी पारदर्शक द्रव में जब उसको डुबो देते हैं, बच्चों एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्ड एग्जांपल, बिकम्स इनविजिबल, दिखाई देना बंद हो जाता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज इट हैपन, कौन सी स्थिति में ये पॉसिबल है? तो सभी जानते हैं इसका जवाब, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तब ऐसा होता है। तो द करेक्ट आंसर, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, लेंस बिकम्स इनविजिबल, दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इस पे जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको इनविजिबल होना है, आपको बनना है मिस्टर इंडिया, यू वांट टू बी इनविजिबल, कोई किसी को दिखाई ना दे, जैसे वो हैरी पॉटर में भी हुआ था, वो एक कपड़ा ओढ़ लेते थे। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तुम्हारा जवाब है हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसके लिए आइडिया नहीं है। जिस दिन हम आइडिया जनरेट कर लेंगे हम वो कर पाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इनविजिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच हो जाए, तो आप दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो हो सकता है वो कपड़ा इस तरह से, कपड़ा ओढ़ने के बाद, वो जो हैरी पॉटर में था, उसके कपड़े के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता हो। इसमें आप जितना और सोचेंगे आपको और बारीकियां इसकी पता चलेगी। जैसे हॉलो मैन करके पिक्चर बनी है, पर वो सिर्फ फिक्शन है ना, उस पर आपके नॉवल इंग्लिश में है भी सही, पर वो फिक्शन है। रियलिटी में क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, है ना। ये हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आंख में जो दो अलग अलग लिक्विड है, वो विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया तो फिर वो लेंस की तरह काम नहीं करेगा, तो इमेज बन नहीं पाएगी रेटिना पर। सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मियोनिक एमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन? दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करने के हमारे पास 4 मेथड है। सबसे पुराना थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड सेकेंडरी एमिशन। ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ते हैं। यहाँ इन दोनों में अंतर पूछा है तो नाम पढ़ जाए। फिजिक्स में तो नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। थर्मियोनिक गर्म करने पर, फोटोइलेक्ट्रिक लाइट पढ़ने पर, ये बेसिक डिफरेंस है। ड्यूरिंग थर्मियोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, whereas during photoelectric emission electrons are emitted from metal surface by providing light energy। या इससे मिलता जुलता कोई भी लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों याद है क्वेश्चन,
न्यूक्लियर फोर्स की कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताओ। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, आप जानते हैं। ये स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन पर डिपेंड करता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, वगैरह वगैरह। What is mean by size of nucleus? न्यूक्लियस के साइज से आप क्या समझते हैं? आपको सीधे फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, R इक्वल टू R0। एम्पेरिकल रिलेशन है, आपको पता है, एम्पेरिकल कांस्टेंट है R0, 1.2 फर्मी, A रेज़्ड टू पावर 1/3। इस पे कई तरह के सवाल बनते हैं। और ऑल न्यूक्लियर ऑफ द सेम साइज, क्या सभी न्यूक्लियस सेम साइज के होते हैं? नो, नेवर। या होते हैं बच्चों, साइज सेम नहीं होता, साइज बढ़ता है, पर डेंसिटी सेम होती है ना। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है, ये हम निकाल के प्रूव भी करते हैं, पर साइज सेम नहीं होता। ओके, लेट्स सी द आंसर। न्यूक्लियर फोर्स इज द रिस्पांसिबल फोर्स बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बहुत कम दूरी के लिए। फर्मी के ऑर्डर की डिस्टेंस पे काम करता है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की डिस्टेंस पे काम करता है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। आपसे एक नंबर में ही पूछ लेते हैं, क्या न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है? जवाब है नहीं, रिपल्शन का भी हो जाएगा। 10⁻12 मीटर तक ये अट्रैक्शन है, उससे कम डिस्टेंस करने पर रिपल्शन में कन्वर्ट होता है। ग्राफ आपने देखा है, आप जानते हैं। और वाले पार्ट का, एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल कोर ऑफ द एटम इन विच होल ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज एंड प्रैक्टिकली द एंटायर मास इज कन्फाइंड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कौन बोलते हैं? All nuclei are not of the same size, same size के नहीं होते हैं। The size radius of the nucleus is directly proportional to a raised to power 1/3, where a is its mass number। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। So, question number 8, what are light emitting diodes? Well, familiar हैं आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान समय में ये relevant क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं और आपको पता है कि कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है। सभी चाहते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, आपके टीचर चाहते हैं ज़्यादा नंबर आए, आपके पेरेंट्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, आप खुद चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, सरकार चाहती है रिजल्ट अच्छे से अच्छा हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही सही। द जंक्शन डायोड्स व्हिच एमिट लाइट इन इंफ्रारेड और विजिबल रीजन ऑन बीइंग फॉरवर्ड बायस्ड आर कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। सिंपल सा आंसर, ये मिलता जुलता लैंग्वेज में, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से एमिट करता है। 9th क्वेश्चन, बार मैग्नेट इज स्टेशनरी इन मैग्नेटिक मेरिडियन, रेस्ट पर स्टेशनरी, तो डेफिनेटली वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनदर सिमिलर मैग्नेट इज केप्ट पैरेलल टू इट, उसके पैरेलल रखा, सच दैट द सेंटर्स लाई ऑन देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उनके सेंटर इस तरह से लाई करते हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर। इफ द सेकंड मैग्नेट इज फ्री टू मूव, देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल हैव, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और बोथ। विजुलाइज करना पड़ेगा बच्चों, सिचुएशन क्या है, क्या मैग्नेट, बार मैग्नेट स्टेशनरी है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन का आपको आइडिया होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है। अगर मान लो ये कंपास निडल है, तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ रखा और ये घूम कर इस तरह से हो गई, मीन्स अंदर की तरफ नॉर्थ है, बाहर की तरफ इधर साउथ है, उधर नॉर्थ है। सपोज मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऊपर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरह से, और इसमें जो मैग्नेट है वो यहाँ पर है, दिस इज मैग्नेट अलाइन। तो मैग्नेट का साउथ ये होगा जो नॉर्थ की तरफ होगा, और ये नॉर्थ यहाँ होगा। आपसे पूछा है एक और मैग्नेट वैसे का वैसे केप्ट पैरेलल टू इट, उसके पैरेलल रखा है, सच दैट सेंटर्स लाई ऑन देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसके पैरेलल रखा है, सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सपोज ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या और सोचना पड़ेगा हमको। फ्री टू मूव, ये मूव करने के लिए फ्री, तो कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी या दोनों। तो पैरेलल रखा है, मतलब ये मान के चलें ये साउथ नॉर्थ ऐसे है, मोशन करेगा नहीं करेगा, मेरे हिसाब से साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो इसको कैसे चलना चाहिए, अगर सब कुछ बैलेंस्ड है तो इसको सीधा सीधा उधर जाना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, सीधी रेखा में जो गति होती है, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। लेट्स सी द आंसर। देयर विल बी ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। इट कैन बी शोन बाय फाइंडिंग द नेट फोर्स ऑन द टू पोल्स ऑफ द सेकंड मैग्नेट ड्यू टू द पोल्स ऑफ द फर्स्ट। क्योंकि टॉर्क यहाँ बन नहीं रहा बच्चों,
टॉर्क नहीं बन रहा तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही करेगा और कोई मोशन वो कर नहीं सकता। So is it clear? Next, last question of this part, this video. What is the most common use of photodiode? Photodiode का most common use क्या है? The photodiode can be used as light detector. आपके मोबाइल कैमरा में क्या है? फोटोडायोड है। मैं जिस कैमरा के थ्रू शूट कर रहा हूँ इसमें क्या है? सेंसर कौन कौन सेंस कर रहा है? फोटोडायोड है। फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है? फोटोडायोड होता है। जितनी भी लाइट आजकल बाजार में आ रही है जो रडार लाइट के नाम से जानी जाती है, यानी आप वहां जाएंगे उस एरिया में कोई भी मोशन होगा, मोशन को डिटेक्ट करके लाइट अपने आप जल जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट फोटोडायोड। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।